नमस्कार दोस्तों। एडवा का जो ये प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से जिस मुद्दे पे इस पे चर्चा करने के लिए आज मुझे कहा गया है, मुझे लगता है कि वह इस समय का भारतीय लोकतंत्र का सबसे ज़रूरी सवाल है, सबसे अहम खुलासा है, जिस पे हमें बात करनी चाहिए, जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए और हस्तक्षेप हम कैसे कर सकते हैं, यह भी सोचना मुझे लगता है कि आज की तारीख में बेहद ज़रूरी है। अगर आप देखिए, हमने इस चर्चा का विषय रखा है कि किस तरह से जो भारतीय मीडिया है, वह जो जनपक्षधर सवाल हैं, जो ज़रूरी सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटा रहा है। इस पे मुझे लगता है कि अगर किसी भी आम व्यक्ति से आप इस समय पूछें कि उसे सबसे ज़्यादा परेशानी किस सवाल से है, सबसे ज़्यादा उसे दुख, सबसे ज़्यादा दिक्कत वो कहाँ महसूस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बिना किसी शक के, बिना किसी शबह के सबसे पहले वो यही बोलेंगे कि इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आ रही है, सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि ज़िंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है, कमाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, नौकरियां नहीं हैं। और ये नौकरियां जो नहीं हैं, इसकी क्या वजह है, कैसे है? महंगाई, महिलाओं से बात करिए, घर चलाने वाले लोगों से बात करिए, तो वो सीधे सीधे बोलेंगे कि इस समय महंगाई बहुत तगड़ी है, टमाटर इतने रुपए है, प्याज इतने रुपए है, सारी चीज़ें वो आपके सामने रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा सा भी बाजार में निकलिए, किसी भी तरह के मार्केट में जाइए, तो उस मार्केट में सबसे पहले चर्चा क्या आती है? उसमें चर्चा ये आती है कि इस समय मार्केट बैठा हुआ है, बिजनेस नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं हो रहा है। और इसके पीछे वो अलग अलग ढंग के लॉजिक हमारे सामने आते हैं, अलग अलग ढंग की चीज़ें हमारे सामने आती है, लेकिन उसका जो बुनियादी चीज़ है कि अर्थव्यवस्था बैठी हुई है। अर्थव्यवस्था में कहीं पर भी कोई भी चर्चा, कोई भी नई गतिविधि नहीं हो रही है। अर्थशास्त्रियों के हिसाब से, इस सरकार के हिसाब से अगर आप कहें, तो इस समय जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वह संभवतः पहली बार इतना ज़्यादा निगेटिव, यानी ग्रोथ ऊपर होती है, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो ग्रोथ नीचे हो रही है उसकी, तो वो नीचे जा रही है। 23.9, 23.8, 30 अलग अलग पीरियड्स की जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, वह हमें यह बता रहे हैं कि इस समय जो ग्रोथ है, मतलब हम ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम जो है ज़मीन के अंदर निगेटिव में जा रहे हैं। रोज़गार नहीं बढ़ रहा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे सिर्फ मेरी और आपकी चिंता का विषय नहीं है। यह जो सवाल है, ये सवाल इस तरह का सवाल है जिससे पूरे के पूरे देश में हर एक जो भारतीय नागरिक है, वह जूझ रहा है। कुछ लोगों को आप छोड़ दीजिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको छोड़ दीजिए, जिनके पास बहुत पैसा है, या जो एक वर्चुअल वर्ल्ड या ई कॉमर्स के लोग हैं, उनके अलावा जितने लोग हैं, आप पाएंगे कि उनको कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह की परेशानी है। वे जूझ रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर ढंग से बच्चों को पालने के लिए। छात्रों के पास आप जाएं, इस समय सबसे ज़्यादा जोर चला रखा है इन्होंने कि वर्चुअल एजुकेशन होगी, ऑनलाइन एजुकेशन होगी, सब लोग मोबाइल लेकर पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे आसपास भी, आपके आसपास भी सारे लोग होंगे जो किसी भी तरह से कोशिश कर रहे होंगे कि हाँ, वो किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्टफोन ले लें या कुछ ले लें, किसी भी तरह से अपना जीवन चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन आप पाएंगे कि इस समय जो मेरे आसपास जितने लोग हैं, जितने कामगार हैं, वो सारे लोग सबसे पहली कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से एक स्मार्टफोन हासिल कर लिया जाए, 4G हासिल कर लिया जाए। अभी हमने सुना, मेरे पास में एक व्यक्ति रहते हैं जो सिलाई का काम करते हैं। लॉकडाउन के समय उनको घर जाना पड़ा क्योंकि यहाँ काम पूरा बंद हो गया था।
वो 1 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में कि उनको कहीं से एक ऐसा स्मार्टफ़ोन मिल जाए जो कोई दे दे, ताकि वो बच्चा अपनी क्लास ले ले। कल उन्होंने तकरीबन रोते हुए कहा कि अगर उनको स्मार्टफ़ोन नहीं मिला, तो टीचर ने कहा है, सरकारी स्कूल में बेटी पढ़ती है, वहाँ उन्होंने कहा है कि अगर स्मार्टफ़ोन लेकर नहीं आई तो उसका नाम काट दिया जाएगा। ये जो सारा एक हमने घटनाक्रम बना रखा है कि हम एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किस तरह से बात होनी चाहिए, सारे विज्ञापन आपको दिखाई दे रहे होंगे ऐसे में, टीवी माध्यमों में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक में, हर जगह जहाँ ये बताया जा रहा है कि आप बच्चे को बहुत ही अच्छा सा घर है, अच्छे से सब खाए पिए लोग हैं, एसी चल रहा है, वहाँ माँ बैठी है, बच्चा बैठा है, और सारे लोग बात क्या कर रहे हैं कि किस तरह से जो ई लर्निंग है, जो इंटरनेट से जो पढ़ाई होती है, जो लैपटॉप से पढ़ाई होती है, उससे बच्चा कितना सीख सकता है। अब ये जो सारा का सारा डिस्कशन है, ये जो सारा की सारा जो बातचीत है, उसमें जो आम भारतीय नागरिक है, जो मेहनतकश भारत है, जो मध्यम वर्ग भी है, जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मेरे अपने पत्रकार कई साथी हैं जिन्होंने कह रखा है कि 1 बजे तक क्लास चलती है और 1 बजे तक उनको हम फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों के पास फ़ोन रहते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा नियम बनाया जा रहा है, पूरा का पूरे मीडिया पे जिस तरह से बातचीत है, आप पाएंगे कि उसमें इन सारे मुद्दों पर ये जो तकलीफ हो रही है, ये जो कठिनाई है, इस पर कहीं से भी बातचीत नहीं होती। सारी कोशिश यही होती है कि इन सबको एक बहुत ग्लैमराइज्ड ढंग से विज्ञापन करके आप पेश करें और इस तरह से दिखाया जाए कि बस आपने इंटरनेट आपको मिल गया है और बच्चे ने पढ़ लिया और बच्चा टॉप कर गया है। ये जो सारी चीज़ें इस समय हमारे समाज में हो रही हैं, हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, ये कितनी तकलीफ वाली हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है, इन पे कोई बहस नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती। मैं जानबूझकर आपसे बातचीत जब मीडिया के बारे में कर रही हूँ, तो बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि हम शुरुआत करेंगे बस सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से, जो फिल्म एक्टर थे जिन्होंने सुसाइड किया और जिनके सुसाइड के बारे में अभी तक पुलिस ने कहीं से भी दावा नहीं किया है कि वो सुसाइड नहीं, आत्महत्या नहीं, हत्या थी। इस तरह का कोई दावा मीडिया के अलावा कहीं से भी नहीं आया है। लेकिन मैंने जानबूझ के बातचीत अपनी वहाँ से नहीं शुरू की, क्योंकि मैं चाहती थी कि कम से कम हम ये तो सोचें। देखिए, हमारे दिमाग में कितना बैठा हुआ है कि मीडिया के बारे में अगर बात होगी आज की तारीख में, तो हम बात या तो सुशांत की करेंगे, या फिर कंगना रनौत की बात करेंगे, या फिर उनके मकान के टूटने की बात करेंगे, या वो मंदिर में जूता पहन के गई या नहीं पहन के गई इसकी बात करेंगे। थोड़ा बहुत और कुछ चर्चा करना हुआ तो ये बात हो जाएगी कि हमने किस तरह से चीन को पछाड़ दिया, जो राफेल हमें मिला है उससे बस छक्के छूट गए, उससे सारे लोग डर गए हैं और कहीं से भी भारत के ऊपर कोई खतरा नहीं है, भारत जो है बहुत ही मजबूत हो गया है। ये सारा जो अवधारणा का खेल है दोस्तों, इस समय बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है कि हम क्या सोचें, हमारे दिमाग में क्या मुद्दे हमें परेशान करें, हम जिन मुद्दों से परेशान हैं उनके बारे में भी हम एक दूसरे से बात करें या नहीं करें। यहाँ पे जो पूरी की पूरी कोशिश है कि हमारी सोच को ही, हमारे दिमाग को ही एक रोबोट की तरह वह चलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अगर इस समय कोरोना में भारत नंबर 1 पे पहुंच रहा है, अगर हमारे केस 80,000, 90,000 हो रहे हैं, मरने वाले की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो हम और आप अपने घरों में रहकर इस पर नहीं सोचें। क्योंकि इस पे अगर हम सोचेंगे, बात करेंगे, तो सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि मोदी सरकार क्या कर रही थी। मोदी सरकार ने जो जो दावे किए थे, जिस तरह से लॉकडाउन किया था, उसका हुआ क्या। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है दूसरे ढंग के मुद्दों को, जो गैर ज़रूरी मुद्दे हैं, उनको हमारे ऊपर 24 घंटे थोपा जाए। और देखिए, बिल्कुल वही क्रम हो रहा है, 24 घंटे वही सारे सवाल हमारे ऊपर, बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे की तरह हर एक बहस। नेशन वांट्स टू नो। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी हैं, जिनको आप पत्रकार माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह चैनल हर जगह दिखाई देता है। आप जी टीवी को कैसे रिपोर्ट उनकी देखते हैं नहीं देखते हैं वो अलग बात है, लेकिन वह आप चाहें ना चाहें आपके घर पे खुल जाता है, आप बहुत आराम से देख लेते हैं उसको। 24 घंटे चलता रहता है,
हर जगह, अस्पताल जाइए तो चलता है, आप दुकान पे खड़े होइए तो चलता है, रेलवे स्टेशन जाइए तो चलता है, अभी तो फ्लाइट्स कम हो गई है, वहाँ जाइए तो चलते हैं। जहाँ पर भी पब्लिक डोमेन में जहाँ टीवी चलते हैं, आप पाएंगे कि एक ढंग के जो टीवी चैनल्स हैं वो बहुत आराम से चलते रहते हैं। हर समय लोग उन्हीं को देखते रहते हैं और देख देख कर हम उसी बारे में उसी तरह से उन मुद्दों पर सोचते रहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक या अपने आप हो रहा है, ये बहुत बहुत गहरी साजिश है, बहुत गहरी रणनीति है, बहुत से दिमाग इसके पीछे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि खाली अर्नब गोस्वामी एक जगह बैठ जाते हैं, सुधीर चौधरी कहीं बैठ जाते हैं, रजत शर्मा कहीं बैठ जाते हैं, कोई और टीवी एंकर या एडिटर कहीं बैठ जाता है और वो अपने मन से करने लगता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज, क्योंकि आप देखिए जो प्राइम टाइम डिस्कस होता है, जो इश्यूज डिस्कस होते हैं, वो तकरीबन हर जगह एक ढंग के हैं। और इसके बहुत से मिसाल आपके सामने हम रख सकते हैं। जैसे अगर आप ट्वीट देखें, बहुत दिलचस्प वाक़े हुए जिसपे जो हमारे मित्र हैं मुंबई में, प्रतीक सिन्हा, जो ऑल्ट न्यूज़ चलाते हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो गलत खबरें हैं, फेक न्यूज़, उसे प्रचारित प्रसारित किया जाता है, गलत तथ्यों पर आधारित खबरों को प्रचारित प्रसारित किया जाता है। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, एक बहुत दिलचस्प चीज़ उन्होंने और बाकी और तमाम लोगों ने निकाली कि जो 6-7 जो मीडिया घराने बड़े बड़े हैं, इनके जो एंकर्स हैं, इनके जो प्रमुख चेहरे हैं, वो एक ही ढंग से एक ही ट्वीट को ट्वीट करते हैं। आप जानते होंगे ट्वीट एक सोशल मीडिया का एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने अपने विचार रखते हैं और उससे कई चीज़ें हम ट्रेंड भी कराते हैं। बहुत बार अपील होती है कि हमें ये ट्रेंड कराना है, हमें इस मुद्दे पे बात करनी है। जैसे अभी बेरोज़गारी पर भारत के जो नौजवान हैं, उन्होंने अपील की थी कि हमें थाली बजानी है भूख और बेरोज़गारी के खिलाफ। तो उसे भी हमने, जो लोगों ने कॉल दिया था, उन्हें कोशिश की थी कि ट्रेंड हो। तो इसी तरह से यह सामने आया कि एक ही ट्वीट है, उसमें एक ही ढंग की गलती है। वो पकड़ा इसलिए गया क्योंकि उसमें एक ही ढंग की एक ही स्पेलिंग मिस्टेक थी, और वो स्पेलिंग मिस्टेक सारे जो टीवी चैनल्स थे, जो प्रमुख, जितने मैंने आपको बताए हैं, जिनको सबसे ज़्यादा बैंड बजता है, जिनका सबसे ज़्यादा टीआरपी है, उनके जो प्रमुख एंकर्स थे, सबसे बड़े चेहरे थे, उन्होंने वही ट्वीट किया कुछ कुछ क्षणों की, सेकंड्स की दूरी पर। तो उससे यह लगा कि यह ट्वीट उनके पास कहीं से आया है, किसी ने बना के भेजा है। एक फैक्ट्री है जो बना रही है इस तरह के ट्वीट, इस तरह के मीम्स, इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस। हम सब जानते हैं कि एक ही ढंग के मैसेज पूरे देश भर में फैलते रहते हैं, अलग अलग जो समूह होते हैं, सब जगह एक ही ढंग के मैसेजेस चलते रहते हैं। तो ये जो सारी दुनिया है, ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो ये चला रहे हैं? ये लोग वे हैं जो चाहते हैं कि देश में चाहे जो भी हो रहा हो, देश में चाहे जो भी संकट आ गया हो, लेकिन मुद्दा वह तय करें कि हम और आप सोचे क्या, बात किस पे करें, गुस्सा कहाँ हमारा निकले। आपको याद होगा, अभी कोरोना के संकट के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोरोना के जब शुरू हुई, दिल्ली में जब पूरे भारत में लॉकडाउन अनाउंस किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अचानक उन्होंने एक बिल्कुल तुरंत फरत एक दिन जनता कर्फ्यू, और उसके बाद देश लॉकडाउन में चला गया बिना किसी तैयारी के। उससे ठीक पहले उन्होंने जो तमाम टॉप मीडिया घराने हैं, उनके जो मालिक हैं, उनके जो संपादक हैं, उन सबसे बात की, और बातचीत बहुत दिलचस्प रही। वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्होंने बातचीत की, जिसमें तमाम लोग थे, मालिक से लेकर संपादक तक सारे लोग थे, और उन्होंने बताया कि देश ऐसे संकट में, हम लॉकडाउन, यानी कुछ लोगों को पता था कि लॉकडाउन होने वाला है और इसके लिए ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट होने वाला है। और आप हैरानी की बात देखिए, ये सब ट्वीट्स हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही, सब सोशल मीडिया पे, सब पब्लिक डोमेन में हैं चीज़ें। सारे लोगों ने उस समय कहा, जो मीडिया घराने के लोग थे, प्रधानमंत्री ने अपील की कि कोरोना पे कोई भी निगेटिव कवरेज ना हो। अब देखिए, ये जो शब्द है कि निगेटिव खबर ना आए, निगेटिव खबर यानी अगर हम होते और हमें मौका मिलता तो निश्चित तौर पे हम पूछते कि प्रधानमंत्री जी, ये निगेटिव खबर क्या होती है, कि कौन सी खबर निगेटिव है, कौन सी खबर पॉजिटिव है? क्या किसी के मरने की खबर कभी पॉजिटिव भी होती है क्या? ये सारी खबरें पॉजिटिव नेगेटिव में ही हम देख देख के चुन चुन के छापेंगे उसको?
लेकिन वहाँ पे जो प्रधानमंत्री की अपील थी कि सारी नेगेटिव कवरेज ना हो, उसे मीडिया ने जस का तस मान लिया। और वहाँ पे संपादकों ने बढ़ बढ़ के अपनी तरफ से कहा कि किस तरह से वो कोरोना पे एक पॉजिटिव खबरें बनाएंगे, पॉजिटिव खबरें देंगे। और आप देखिए कि उस समय, जिस समय कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन से अभूतपूर्व दिक्कत हुई। मुझे अपनी इतने साल हो गए मीडिया में, 26-27 साल से ज़्यादा ही हो गए मुझे दिल्ली में अलग अलग संस्थानों में काम करते हुए। आज तक मैंने यह नज़ारा, दिल दहलाने वाला नज़ारा नहीं देखा जहां करोड़ लोग, सरकारी आंकड़ा है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर घर पहुंच गए पैदल पैदल जाते हुए। ये सरकारी आंकड़े के हिसाब से भी मानिए तो इतने बड़े पैमाने पे लोग बेघर हुए, वापस अपने घर पहुंचे, इतना नुकसान हुआ उनकी जिंदगियों के साथ, कैसा खिलवाड़ सरकारों ने किया, यह सब हमने आपने देखा। लेकिन देखिए कि इससे पहले कि वो जब बाहर आए बिलबिला के अपने घरों से, भूख और पैसे कम होने, पैसे खत्म होने, रोजगार न होने की वजह से सारे के सारे जो श्रमिक थे वो घरों की तरफ, गांव की तरफ रुख किया। लेकिन तब तक जो मीडिया था उसको ये बेचैनी, ये सुखबुगाहट, इतने बड़े पैमाने पे भारतीय नागरिक परेशान है, इसकी कहीं आहट नहीं मिलती है। बिल्कुल दूसरे ढंग का ही माहौल, दूसरे ढंग की खबरें लगातार एक के बाद एक हमारे सामने आती रहती हैं। उसके बाद जब इतने करोड़ के संख्या में लोग सड़कों पे उतरे, तब बाध्य होके, वो भी सोशल मीडिया जिस पे हम और आप अभी फेसबुक पे बात कर रहे हैं, एडवा के फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने लाइव करना शुरू किया, लोगों ने बताना शुरू किया। तब जो बड़ा मीडिया है, जो पैसे वाला कॉरपोरेट मीडिया है, इसे बाध्य होकर दिखाना पड़ा इन मजदूरों को, इन मजदूरों की वेदना को दिखाना पड़ा। और वहां पर भी जो सवाल थे, अगर सवाल आपको याद हो तो सोचिए, क्या हुआ आपके साथ, कितनी दूर आप पैदल जाएंगे, इतनी दूर आप पैदल चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। कुछ लोग, कुछ एंकर्स उसमें मजदूरों के साथ रोते हुए भी दिखाई दिए कि हाँ उनको बहुत दुख हो रहा था, छाले दिखा रहे थे, सब कुछ अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन एक सवाल भी कहीं से उन्होंने यह उठाने की कोशिश नहीं की कि ये जो लॉकडाउन था यह जनता विरोधी था। जिस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया गया, सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार को इनको घर तक मुहैया कराना चाहिए था, साधन मुहैया कराने चाहिए थे। यह कहीं से भी डिस्कोर्स में खड़ा करने की कोशिश नहीं की गई। इसके उलट 2-3 दिन बाद इनको कोरोना कैरियर्स के तौर पे, कि ये इनके जरिए कोरोना फैलेगा, गांव जाकर, देहात जाके, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दूसरे ढंग के सारे डिस्कशंस होने लग गए। वहां से लेकर आज तक का जो अगर आप सफर देखें जो भारतीय मीडिया का है, बीच में हम सबको याद है कि किस तरह से कोरोना पर इतना भयानक, गंदा, घिनौना सांप्रदायिक खेल इस मीडिया ने खेला। वहाँ पे तबलीगी जमात के कुछ लोगों को किस तरह से इसने सबसे बड़ा दुश्मन स्थापित किया, और ऐसा बताने की कोशिश हुई जैसे यही लोग हैं जिनकी वजह से भारत में कोरोना फैला है। और एक पूरा कैंपेन, आप देखिए, ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन, संगठित कैंपेन चलता है मुसलमानों के खिलाफ। कोरोना जैसी बीमारी को, महामारी को सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश होती है धर्म से। वजह यह कि इसमें कहीं से भी सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता। सरकार की तैयारी पर हम और आप सवाल ना पूछें, हम खाली इस बात के लिए परेशान रहें कि ये धर्म के लोग अगर ना होते, ये धर्म के लोग इतने इस ढंग के हैं कि उन्होंने इस तरह से बातें की। तो सवाल है कि ये जो पूरा का पूरा हिसाब है, वो जो चल रहा था, वो जिस तरह से बात हो रही थी, उसमें किस तरह से काम किया जा सकता है, इस पर हमें बात करनी। हेलो, एडवा के पेज पे तो ये जो एक स्थिति थी पूरी खड़ी की गई कि हर समय इस मीडिया को एक दुश्मन चाहिए था। तो कोरोना की शुरुआत में उसे दुश्मन मिला मुसलमान, जो कि बहुत ही फेवरेट था, सरकार के लिए भी बहुत फेवरेट था। तमाम सरकारें
जो आंकड़े थे उस आंकड़े को भी बांट बांट के देने लगी कि ये तबलीगी की वजह से है, और जो कि अब हमें पता है कि पूरी की पूरी तरह से गलत था। कम से कम मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ये सारी जो नफरत फैलाई गई, यह सरकार को बचाने के लिए नफरत फैलाई गई, ताकि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार के ऊपर जवाबदेही कहीं से भी सेट ना हो। ये जो सारा माहौल आप देखते हैं कि ये जो बना, ये एजेंडा सेटिंग, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि मीडिया किस तरह से एजेंडा सेट करता है। और मीडिया की जब हम यहाँ बात करते हैं तो बड़े कॉरपोरेट घराने के मीडिया, जो हमारे अखबार हैं, वह ये सारे के सारे एक साथ बहुत ही संगठित ढंग से हमें वह सब दिखाने की और उस पर विश्वास करने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम बस उसी को मान लें कि यही हमारा सबसे बड़ा सच है, यही हमारा ऐसा बड़ा सच है जिसपे कहीं से भी कोई और सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। और एक भ्रम की दुनिया पैदा की जाती है कि यह एक ऐसा भ्रम है जिसमें रहकर हम कुछ भी करते रह जाएं, सरकारें कुछ भी करती रहें, कोरोना से लड़े ना। लेकिन ठीक है, आज हमारे लिए कोरोना मुद्दा नहीं है। कितने लोगों को याद होगा कि किस अखबार ने, किस टीवी चैनल ने, जब देश तेजी से दुनिया के नंबर 2 पर पहुंच गया है और नंबर 1 होने की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किसने ये सवाल पूछा मोदी सरकार से और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब उनके वीडियो और फोटो हम दिखा रहे थे किस तरह से वो अपने घर में बैठकर मोर को खाना खिला रहे हैं, मोर को दाना खिला रहे हैं, टहल रहे हैं। ये सारे PR एक्सरसाइज हम कर रहे थे, मीडिया कर रहा था। सवाल है कि वहां पर यह सवाल उठाना भी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा कि प्रधानमंत्री जी, आप जो ये वीडियो जारी कर रहे हैं कि आप मोर के साथ अटखेलिया कर रहे हैं, मोर आपके साथ अटखेलिया कर रहा है, उस समय देश में कितने कोरोना पीड़ित लोग हैं, कितने लोग इस समय भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक शहरी तबका, ऐसा तबका जिसके पास वेतन था, जो सैलरीड लोग थे, उनकी नौकरियां सिर्फ जुलाई के महीने में खत्म हुई। और यह सब सरकारी आंकड़े हैं, यह सब वो आंकड़े नहीं है जो बाकी संस्थाएं जुटा रही हैं, जो निश्चित तौर पे ज़्यादा प्रमाणिक होंगे और ज़्यादा उनकी संख्या होगी। तो ये सब जब देश में चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, ये जो संकट है हमारे देश में इस समय, इसी कोरोना को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में कहते रहे, जो उन्होंने 15 अगस्त को भी कहा लाल किले से, कि हम किस तरह से आपदा को अवसर में तब्दील करते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि उन्होंने इस आपदा को अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, अपने देश को बेचने वाला जो पूरा एजेंडा है, उसके लिए उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया। इसी कोरोना काल में सबसे बड़े पैमाने पर जो सरकारी कंपनियां हैं वो बेची गईं, भारत के एयरपोर्ट बेच दिए गए। जो सबसे ज़्यादा कमाने वाले एयरपोर्ट्स हैं उनको प्रधानमंत्री से बहुत नज़दीकी रिश्ते के लिए मशहूर अडानी समूह ने खरीद लिया। रेलवे बेची जा रही हैं। जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, मैं देश की राजधानी दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ पर 50,000 से अधिक झुग्गियों को हटाने का आदेश फरमान आ चुका है, जिस पे कहीं से भी कोई चर्चा होती, डिस्कशन होता, बहस होती हमें दिखाई नहीं देती। तो सवाल ये कि ये जो सारा असल भारत है, यह असल भारत बहुत सोच समझकर भारतीय मीडिया से बाहर किया गया। बहुत ही सोच समझ के कोशिश की गई कि ये जो असली मुद्दे हैं इन पर हम बात ही ना करें। अब देखिए, जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय भारतीय मीडिया इतना परेशान था सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर, उस समय ऐसा लग रहा था और अभी भी ऐसा लगता है कि शायद भारत में आत्महत्या होती ही नहीं। सिर्फ एक ही बॉलीवुड का एक्टर है जिसने सुसाइड कर लिया, और मनोहर कहानी की तर्ज पर सारा मीडिया उसकी जांच करने के लिए, उसमें उनकी जो मित्र हैं रिया, उसको डायन बनाने, उसको क्या क्या, मतलब ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, जो भयानक रूप से महिला विरोधी शब्द हैं, लेकिन वो सारे शब्द न सिर्फ रिया के लिए इस्तेमाल किए गए, उनके साथ भीषण अभद्रता की गई, तमाम सीमाओं को तोड़ते हुए उनकी निजता पर हमला किया गया, और ऐसा माहौल बनाया गया कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है उस पर न्याय नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा। बिहार से हमारे सामने फोटो आई, आपने भी देखी होंगी, कुछ लोगों ने शेयर की थी, कि किस तरह से भाजपा ने जो चुनाव होना है बिहार में, उसमें सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है उसे एक मुद्दा बना लिया। इसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से
जो न भूले हैं न भूलने देंगे। भाजपा का कमल निशान है और उसके साथ साथ ये बना हुआ है। तो ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है उस समय से लेकर अब तक, इससे तो ये बिल्कुल लगता है कि जो हमारे असली मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे जिन पर हमें दुखी होना चाहिए, पीड़ित होना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, उन पे हम बात करने को तैयार नहीं। अभी सरकार का ही जो एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो बताता है कि भारत में कितने अपराध हुए, कितनी मौतें हुई, कितनी आत्महत्याएं हुई, उनका ही आंकड़ा देख लीजिए आप। उनका जो हाल में भी आंकड़ा आया है उसके हिसाब से 2018 और 19 की अगर तुलना कीजिए, 5,000 से अधिक आत्महत्याएं ज़्यादा हुई इस दौरान। और अगर सितंबर आप ले लीजिए, 7 सितंबर 2020 यानी अभी, तब तक 71,600 के करीब आत्महत्याएं दर्ज की जा चुकी हैं। इसके मुताबिक इस साल 2020 में भारत में आत्महत्याएं तकरीबन दुगनी हो जाएंगी। जितनी आत्महत्याएं हमारी पहले दर्ज होती रहीं वो अभी दुगनी हो जाएंगी। लेकिन इस पे चर्चा नहीं है, क्योंकि चर्चा तो सिर्फ एक आत्महत्या पे होगी, जो स्पेशल आत्महत्या है सुशांत सिंह राजपूत की। तो हम यहाँ डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं कि कब हम टीआरपी हासिल करने के लिए, कब हम लोगों को आकर्षित करने के लिए दूसरे ढंग की मनोहर कहानी जैसी पत्रकारिता की ओर ढकेलने के लिए अर्नब गोस्वामी से लेके तमाम लोग कब तक ये लगातार सवाल पूछते रहेंगे कि नेशन वांट्स टू नो, यही सिलसिला चलता रहेगा। और वहां पे हम ये बात नहीं करेंगे कि ये जो आत्महत्याएं हैं ये कब होंगी, इनके बारे में कौन बात करेगा। और इन जिन आत्महत्याओं की मैं आपको बात कर रही हूँ, अभी तक भारत में जब हम आत्महत्या की बात करते थे तो सबसे ज्यादा किसानों के बारे में आता था। आत्महत्या यानी किसान, क्योंकि यह हमने मान लिया था कि जो भारत का किसान है वह आत्महत्या करने पे मजबूर है, और ये एक न्यू नॉर्मल हमारे लिए बन गया था। भारत का जो राजनीतिक तबका है, भारत का जो बुद्धिजीवी तबका है, उसने मान लिया था कि जो भारतीय किसान है वह तो आत्महत्या करता ही करता है, वो करता ही रहेगा, क्योंकि वो खेती छोड़ नहीं रहा है और खेती जब तक वो करेगा तब तक उसे मरना ही होगा। लेकिन अब देखिए यह जो आंकड़ा आया है अभी, हम 71,000 से अधिक की आत्महत्या की बात कर रहे हैं सितंबर तक में, इसमें जो दैनिक मजदूर है उसकी आत्महत्या सबसे ज्यादा बढ़ी। जो घरेलू महिलाएं हैं उनकी आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ रहा है। जो छोटे छोटे नौकरी पेशा लोग, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग, उनकी आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जिन पे हमने बहुत कम बातचीत की। कभी कभार कहीं पर सोशल मीडिया, कोई संस्थाएं, कुछ पार्टियां कुछ चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से रखती हैं, लेकिन बाकी जगहों पे हम पाते हैं कि इस पे सीरियसली गंभीरता से बात नहीं होती, इसलिए कहीं से भी वो मुद्दा ही नहीं बन पाता। क्योंकि वरना अगर आप मानिए कि इस शहरी तबके में हम अगर खेती की बात भी ना करें, किसान की बात ना करें, गांव की बात ना करें, सिर्फ शहर में अगर 3 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हुए इस दौरान, 3 करोड़ तो कोई छोटी संख्या नहीं है, और ये भी वो लोग जो सैलरीड हम बात कर रहे थे। तो सवाल है कि ये जो सारी नाराजगी होनी चाहिए थी, ये जो जन मुद्दे होने चाहिए थे, इसीलिए आप देखिए कि जब एक छोटा सा कॉल आता है, और मुझे बहुत सुकून वाली बात लगती है कि जब एक छोटा सा कॉल आता है कि ये जो हम थाली बजाएंगे भूख और बेरोजगारी के खिलाफ, क्योंकि बेरोजगारी हम जानते हैं कि इस समय मोदी सरकार ने कहा कितने करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन हम पाते हैं कि इस समय भयानक हालत है बेरोजगारी का। जो नए रोजगार तो आप बिल्कुल मानिए कि बंद ही हैं। जो पहले से जो लोगों को रोजगार था उनकी भी रोजगार की छटनी हो रही है, लेकिन इस पर बात भारतीय मीडिया नहीं करता। और एक जरूरी बात मैं आपसे यहाँ पे ये भी शेयर करना चाहूंगी कि खुद जो मीडिया है उसने कोरोना काल में क्या किया अपने लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ, मीडिया घरानों ने क्या किया, कहीं से भी ये खबर नहीं आती। बाकी तमाम जगहों पे छटनियां हुई, बंदी हुई, छोटी ही खबर से ही खबर बनी, लेकिन मीडिया में ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह रातों रात चुटकियों पे, व्हाट्सएप मैसेज पे एडिशंस बंद किए गए, चैनल्स के दफ्तर बंद किए गए, और इसमें बड़े से लेकर छोटे तमाम घराने शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर ट्रिब्यून, सारे के सारे, किसका नाम लीजिए और किसका नाम नहीं लीजिए,
और इस दौरान इतने बड़े पैमाने पे पत्रकारों की नौकरियां लेने वाला यह मीडिया कहीं से भी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही अपने लोगों के, जिनके बलबूते वो लोग जिंदा रहे। बहुत से लोगों को कहना था कि अरे मीडिया के पास पैसा ही नहीं है, रेवेन्यू ही नहीं है, क्या करेगा। मेरा इन सब लोगों से यही सवाल था कि जब प्रधानमंत्री यह अपील कर रहे थे और जिसको लेकर मीडिया खूब दिखा रहा था कि किसी की भी नौकरी नहीं जानी चाहिए, तो क्या जो पत्रकार हैं वो भारतीय नागरिक नहीं है? क्या उनकी नौकरी की गारंटी मीडिया के घरानों को नहीं करनी चाहिए थी? और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बड़े मीडिया घरानों की। बड़े यानी इनको जितनी कमाई इन 4-5 महीने में जितना नुकसान हुआ, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा ये लोग नॉर्मल डेज में, सामान्य दिनों में कमाते रहे हमसे, आपसे, सरकारों से, विज्ञापनों से। इनके रियल एस्टेट्स हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पता नहीं और क्या क्या कारोबार हैं। अंबानी का बहुत तगड़ा बिजनेस इंटरेस्ट मीडिया में है। हर तीसरे से लेकर 5वें पत्रकार की तनख्वाह किसी न किसी रूप में अंबानी के यहाँ से आती है। तो सवाल है कि क्या ये सारे लोग गरीब हो गए इस दौरान? निश्चित तौर पे नहीं, लेकिन इनके बारे में खबरची की खबर होना बहुत ही मुश्किल हो गया। कहीं से भी कोई बात नहीं। जिनको कोरोना हुआ उनके हाल में हमने देखा कि जी न्यूज़ में क्या हुआ, किस तरह से जो पत्रकारों को कोरोना हुआ उनकी आवाज़ को दबाया गया। तो ये जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है, जो होना चाहिए था, भारतीय लोकतंत्र का जो चौथा खंबा है भारतीय मीडिया, इसे जिस तरह से एक्ट करना चाहिए था, जिस तरह से जनता के पक्ष में खड़े होकर बैटिंग करनी चाहिए थी, सवाल पूछने चाहिए थे, वहां हम पाते हैं कि बिल्कुल ही दूसरे काम में भारतीय मीडिया लगा हुआ है। और यह बहुत चिंता का विषय है कि हम बतौर मीडिया वही एजेंडा सेट कर रहे हैं जो हमारी सरकारें चाहती हैं कि हम एजेंडा दिखाएं। हरियाणा के अगर किसान सड़क पर आते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, हड्डियां टूटती हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो आते हैं उस पर भारतीय मीडिया में चर्चा नहीं होती। उस पर हम और आप, बहुत कम लोगों तक वो खबर भी पहुंच पाती है। सवाल यहाँ बहुत ज़रूरी यह भी जानना है कि आखिर क्यों भारतीय मीडिया पर इतना तगड़ा कब्जा सरकारों ने, सरकार को चलाने वाले लोगों ने सेट कर रखा है। कोई वजह तो ज़रूर होगी। मुझे लगता है इसका जवाब हम और आप दोनों जानते हैं। इसकी वजह यही है कि लोगों का जो आक्रोश है, लोगों का जो गुस्सा है, उसे डाइवर्ट, उसका ध्यान इधर से उधर बांटने का काम भारतीय मीडिया किस तरह से कर सके, इसकी एक सोची समझी रणनीति रही है। उस पर बहुत तेजी से अमल होते होते अब बिल्कुल सॉलिड हो गया है। आपको पता है कि आज आपको किस खबर पर खेलना है। वह खबर ऐसी होने वाली है जिससे सरकार में कोई नुकसान नहीं होने वाला, कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये जो पूरा का पूरा माहौल बना दिया गया है, जिस तरह से जो बुनियादी मुद्दे रहे हैं, जिन बुनियादी मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी, जिन बुनियादी मुद्दों के और जनता पर आक्रोश होना चाहिए था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि सारे पत्रकार पूरी तरह से बिके हुए हैं। ऐसा होता तो शायद हमारी पत्रकार बिरादरी पर इतने हमले ना हुए होते। इसी कोरोना काल में तमाम पत्रकारों को नोटिस गई, उनके खिलाफ FIR हुए, कई लोगों को जेल हुई, कई लोगों के खिलाफ कई लोगों की हत्याएं हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं, गोली मार के सरेआम। उत्तर प्रदेश का तो खैर जो रामराज है उसकी क्या ही कहिए आप, वहाँ तो ज़बरदस्त गुंडा राज चल रहा है। लेकिन इस दौरान तमाम पत्रकारों को अपना पत्रकार का काम करने की वजह से नोटिसें मिली, उनके खिलाफ FIRs हुए। हम जानते हैं कि किस तरह से जो स्क्रोल की संपादक हैं सुप्रिया, उनके खिलाफ बनारस में मामला दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाया था कि किस तरह से जो दलित समुदाय है, दलित समुदाय की जो महिला है, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बनारस से ही एक पत्रकार ने जब यह रिपोर्ट की कि किस तरह से जो दलित समुदाय के जो परिवार है वह घास खा रहा है और किस तरह से भूखे मरने की नौबत है, उस पत्रकार को ही जेल में डाल दिया गया। हमारे सामने ऐसे भी पत्रकार की रिपोर्ट आई जिसने बताया कि आंगनबाड़ी में सिर्फ रोटी और नमक बच्चों को खिलाया जा रहा है, पानी खिलाया जा रहा है। ये सारे लोग
इन सारे लोगों ने पत्रकारिता को जिंदा रखा, अपनी जान का जोखिम उठाकर। ऐसे लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोरोना काल में भी ऐसे तमाम लोगों ने रिपोर्टिंग की और उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, उन्होंने सिर्फ यह सवाल पूछा कि सरकार को जो करना चाहिए वह क्यों नहीं कर रही। गुजरात में जो स्कैम इतना बड़ा कोरोना के नाम पर हुआ, उस पर सवाल पूछने वालों के खिलाफ एफआईआर हुए। ये जो सारा का सारा हमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ ऐसा मीडिया है जो लगातार फल रहा है, जिसकी कमाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका टीआरपी लगातार बढ़ता जा रहा है, वह बिल्कुल सत्ता के साथ गलबैयां डाले, हमारे जो असली भारत के असल मुद्दे हैं उनसे दिमाग हटाने का काम कर रहा है। उसका एजेंडा बहुत क्लियर है और उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। यह इस दौर की बहुत खासियत है। मुझे लगता है 2014 से लेकर 2020 तक में जो परिवर्तन आया है वो ये आया है कि पहले आप चोरी करते थे, थोड़ी सी शर्म आती थी, थोड़ी सी आंख मांग झुकाते थे, लेकिन अब मीडिया में जो जितना ज़्यादा गुंडागर्दी करता है, गालियां बकते हैं लोग, महिलाओं पर आपत्तिजनक गालियां बोली जाती हैं, कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन की मौत हो जाती है, इतना ज़्यादा उन पर आरोप लगता है लाइव डिबेट में कि उनकी मौत हो जाती है, लेकिन कहीं से भी यह एक बड़े मुद्दे नहीं बनते, कहीं से भी इस पर सवाल नहीं उठता कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये इनएथिकल है। तो ये एक तो माहौल हो गया है कि एक जो पूरी की पूरी ब्रिगेड है मीडिया की, वो पूरी थेथरई के साथ, पूरी बदतमीजी के साथ, पूरे पत्रकारिता के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनकी हत्या करते हुए खबरें दिखा रही है। और वहीं दूसरी तरफ से जो लोग पत्रकार हैं, जो छोटे छोटे संस्थानों में काम कर रहे हैं, वेबसाइट्स में काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, इस दौरान इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की भी अच्छी खासी संख्या बढ़ी है। ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकारिता के जो असली मुद्दे हैं, जिस वजह से पत्रकारिता को पत्रकारिता कहा जाता है, जो भगत सिंह ने की, जो अंबेडकर ने की, जो गांधी ने की, जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो पत्रकारिता की, उन तमाम सपनों की जो पत्रकारिता है, जो आइडियल्स की पत्रकारिता है, उसे कैसा जिंदा रखा जा सके। तो यह लड़ाई बहुत तगड़ी और तीखी होती जा रही है, क्योंकि 24 घंटे दिखने वाला मीडिया एक तरह से एजेंडा सेट कर रहा है और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में वह इसी तरह से पत्रकारिता को मनोहर कहानियां, क्राइम, सेक्स, वायलेंस में तब्दील करते हुए, रहस्यमय उद्घोषों में तब्दील करते हुए अपनी टीआरपी करेगा, अपना प्रचार प्रसार करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो मीडिया है वह कोशिश करेगा कि जो असली मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो। सवाल जो आखिरी में मैं उठाना चाहती हूँ कि बतौर भारतीय नागरिक, बतौर दर्शक, बतौर पाठक हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ एक खामोश दर्शक बने रह सकते हैं, खामोश पाठक बने रह सकते हैं, या हमारा कुछ हस्तक्षेप भी हो सकता है? जब आज भारतीय युवा बेरोजगारी से लड़ने के लिए, भूख से लड़ने के लिए थाली बजा रहा है, तो मुझे लगता है कि यह भी अपील भारतीय नागरिकों के बीच में होनी चाहिए कि इस तरह का जो मीडिया है इसे हम कैसे बेनकाब करें, इसका हम कैसे पर्दाफाश करें। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक सुगठित प्रयास करें, और इसमें मुझे लगता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, इन्हें भी बहुत अहम भूमिका निभानी चाहिए कि हम भी एक शिक्षित दर्शक, शिक्षित पाठक, एक कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में कमिटेड इंडियन सिटीजन की तरह कैसे हम एक्ट कर सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं, यह सोचना, यह कैंपेन चलाना, कुछ टीवी चैनल्स या कुछ जो इस तरह के प्रोग्राम्स करने वाले लोग हैं, इनका कैसे हम बायकॉट कर सकते हैं, इनके खिलाफ हम लिख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं, ये डिस्कशन होना चाहिए। जब तक हम यह एक्टिव भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि इन पर कहीं से कोई चेक होना बहुत मुश्किल है। जी, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात भी समाप्त करूंगी कि मीडिया बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ध्यान बटा रहा है, जो कि बहुत खुले में है। इसे बेनकाब करना हमारा, आपका, सबका संयुक्त प्रयास होना चाहिए। जी, शुक्रिया।
एक दो चीज़ें जो आई हैं मुझे लगता है कि वो सही हैं। कई लोगों ने बोला है कि सरकार मीडिया के बलबूते चल रही है। मीडिया के बलबूते चल रही है कि नहीं चल रही है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मीडिया उसे इस तरह से चलाने में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। ये तो मुझे 100% लगता है कि मीडिया को चलाने का, सरकार के पक्ष में खड़ा होकर एक तरह से विचार बनाने का काम यह मीडिया बहुत तेज़ी से कर रहा है। और इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तक जागरूकता फैलानी, बातचीत करना वो बहुत ज़रूरी है। और वहीं दूसरी तरफ जो सुशांत वाले पर लोगों का कमेंट है वो भी मुझे लगता है कि सही है कि सुशांत वाले मामले में जानबूझकर, और मुझे लगता है जो जागरूक दर्शक है वो बहुत अच्छे से समझ रहा है इस बात को कि किस तरह से बहुत सोचे समझे ढंग से सुशांत वाले मामले पर भी खेल खेल कर सारा का सारा माहौल दूसरे ढंग से करने की कोशिश की गई।